जय हिंद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग वर्ग 12 के हिंदी 100 अंक के लिए गद्य खंड से प्रथम चैप्टर बातचीत निबंध को जानेंगे, जिसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का सारांश जानेंगे, इस पाठ का सार जानेंगे और इस वीडियो से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न होंगे उसे पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज की वीडियो पर चलते हैं। आज का वीडियो है हमारा निबंध बातचीत के बारे में, जिसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। लेखक जीवन परिचय देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी है ना, इनका जन्म 23 जून, इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो गया था। देखिए इनका जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निवास स्थान भी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ही था। पूछ लेता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो पढ़ी लिखी महिला थी। अर्थात उनकी माँ जो थी ना पार्वती देवी, वही लेखक बालकृष्ण भट्ट को क्या करती थी, प्रेरणा देती थी पढ़ने लिखने के लिए। जो होती थी प्रेरणा देती थी, गाइड करती थी। इसके पिता जो थे बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि क्या थे, व्यापारी थे। अब ये व्यापारी होने के काम क्या करते थे, दिन भर इनका जो अपना काम है, व्यापार के काम था, उस काम में लगे रहते थे। इनकी माता ही इनका गाइड करते थे, इनकी प्रेरणा देते थे माता की, हाँ बेटा तू पढ़ो, पढ़ लिख कर देखो, पढ़ लिख के जो पढ़े लिखे आता हो तो अच्छा व्यक्ति बनेगा, नवाब बनेगा, तो तू क्या काम करो, पढ़ो लिखो, ठीक है ना। चलिए इनकी वृत्ति देख लीजिए। वृत्ति है इनकी, ये जब ये पढ़ लिख लिए, जब ये मतलब एजेड हो गए तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन में अध्यापन किए। फिर 1885 में प्रयाग के सीएवी वहां के कोई सेंट्रल स्कूल है, प्रयाग में पढ़ता है, वहां के सीएवी स्कूल में संस्कृत का भी अध्यापन किया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए और उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। देखिए कहा जाता है कि उग्र स्वभाव के कारण, मतलब ये उचक्के टाइप के व्यक्ति थे, थोड़ा पढ़ने पढ़ाने में इनकी रुचि लगती नहीं थी, इसीलिए इनको नौकरी क्या करना पड़ा था, छोड़ देना पड़ा था और लेखन कार्य में लग गए थे। हाँ विशेष परिस्थिति देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा इनका कि पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के लिए गृह कला, जब इनके पिता मर गए ना, तब जब पिता मर गए तो पिता का जो व्यापार का धंधा था उसको संभालने के लिए घर में क्या होने लगा, मतलब कला होने लगा, गृह कला होने लगा। तो यह क्या किए, घर को त्याग दिए, यानी घर छोड़ दिए। ये मतलब झगड़ा झगड़ा के माहौल में रहने वाले नहीं थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये घर छोड़ करके चले गए और पैतृक घर छोड़कर चले गए, आर्थिक संकटों से जूझते हुए साहित्य समर्पित, यानी पिता का घर छोड़ के चले गए और जब चले गए तो इनके आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर भी आर्थिक संकट से लड़ते हुए क्या किए, साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। इनकी रचनात्मक सक्रियता देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा, जो कि प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना प्रारंभ किया। देखिए इन्होंने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से, प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। इसमें इन्होंने 33 वर्षों तक कार्य किया था, 1-2 वर्षों तक नहीं, याद रखिए कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक। तो सवाल बनते हैं यहाँ से कि हिंदी प्रदीप क्या है, तो मासिक पत्रिका है। कौन निकाल लेते, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कितने वर्षों तक कार्य किए थे, 33 वर्षों तक। उसके बाद 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी इन्होंने किया था। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किया था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है, तो ध्यान रखिएगा लाला श्रीनिवास दास की। यहाँ से जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज आ जाते हैं, वे लगा देते किसको, बालकृष्ण भट्ट जी को। नहीं, बालकृष्ण भट्ट जी की है नहीं, संयोगिता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास दास जी की है, बल्कि बालकृष्ण भट्ट जी इसका क्या किया, तो आलोचना की है, ठीक है ना। चलिए जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने इनको काशी आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इनका व्यवहार जो था थोड़ा अच्छा नहीं था, इसीलिए जो थे बालकृष्ण भट्ट उसके सदस्य से क्या हुए थे, अलग हुए थे, यानी उस सदस्य में शामिल नहीं हुए थे, हिंदी के संपादन के लिए काशी नहीं गए थे। चलिए अब इनकी कुछ रचना है, रचना ध्यान रखिएगा। रचना में एक उपन्यास जो है, देखिए उपन्यास रचना है। उपन्यास क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि उपन्यास मतलब हिंदी साहित्य का वह पुस्तक या फिर वो ऐसी रचना जिसको पढ़ने से लगे कि हाँ हम खुद की जीवन की प्रतिबिंब को देख रहे हैं, यानी अपने आप के जीवन को लगे कि हम अपने आप के जीवन को पढ़ रहे हैं। जो घटना आप उपन्यास में पढ़ते हो ना, वो लगभग सभी मनुष्य की घटनाओं का वर्णन आता है। आप पढ़ोगे तो लगेगा क्या कि स्वयं के जीवन, स्वयं की आप बीती पढ़ रहे हैं। तो वैसी कृति जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। तो उपन्यास में इसकी रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, ये बहुत वीवीआई कृति है दोस्तों, ध्यान रखिए। नूतन ब्रह्मचारी
गुप्त वैरी, 100 अजान 1 सुजान, ये भी बहुत भी 100 अजान 1 सुजान, ये पिछले साल पूछा हुआ था। 100 अजान 1 सुजान, उचित दक्षिणा, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, तो ये सब इनकी जो है उपन्यास की कृति है, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए इसके बाद नाटक की कृति, नाटक में दोस्तों इसको ध्यान रखना है कि पद्मावती, कीर्तार्जुनीय जुनिये, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, मेघनाथ वध, दो दूरदेशी, बहुत भी आई है, दो दूरदेशी बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है, तो याद रखिए नाटक है। एक रोगी और एक वैद्य, ये भी बहुत भी आई है, यहाँ से दो है, दो दूरदेशी और एक रोगी और एक वैद्य, बहुत भी आई है। रेल का विकट खेल, बाल विवाह, शिक्षादान, सीता वनवास, ये इनकी प्रमुख जो है नाटक की कृति है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए प्रहसन, प्रहसन कृति जो होता है दोस्तों, अब आप तो पहली बार नाम सुने होंगे, प्रहसन क्या होता है, कविता सुने थे, कहानी सुने थे, निबंध सुने थे, आलोचना सुने थे, रेखा चित्र सुने थे, संस्मरण सुने थे, ये प्रहसन क्या होता है? देखिए प्रहसन जो है एक मतलब फ्रांसीसी शब्द है, प्रहसन जो है फ्रांसीसी शब्द है, प्रहसन जो है स्टीफेंस, इंग्लिश का शब्द है स्टीफेंस, स्टीफेंस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक संबंध, जिसका अर्थ किससे होता है, धार्मिक संबंध से, मतलब वैसी रचना जो किसी न किसी धार्मिक संबंध से हमें परिचय कराए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रहसन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी पंडित के बारे में, किसी साधु के बारे में, किसी देवी के बारे में, देवता के बारे में मतलब वर्णन किया जाता है, तो उसी को हम लोग प्रहसन की कृति कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की प्रहसन की कृति है। चलिए इन्होंने निबंध भी लिखा है, देखिए ये मुख्य रूप से गद्यकार थे, और गद्यकार में जैसे कहानी आता है, निबंध आता है, उपन्यास आता है, आलोचना आता है, ये सभी चीज गद्य कृति है। तो गद्यकार में यानी गद्य कृति में मुख्य रूप से क्या लिखते थे, निबंध लिखते थे, मुख्य रूप से क्या लिखते थे, निबंधकार थे। गद्यकार में मुख्य रूप से क्या थे, निबंधकार थे। इन्होंने अब तक लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखा, एक दो नहीं 1000 के आसपास निबंध लिखा है, जिसमें से 100 से अधिक इनका महत्वपूर्ण रहा है, और जो 100 से अधिक महत्वपूर्ण है ना, वो भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में क्या हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। तो दोस्तों ये थी का पूरा जीवन परिचय। चलिए अब इस पाठ का सार जानते हैं। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के बारे में कहते देखिए इस सृष्टि में जो संसार में जो ईश्वर जो है ना, मनुष्य के अंतर्गत या फिर किसी भी जीव जंतु के अंतर्गत अनेक सारी शक्तियां बनाई है, बहुत सारी शक्तियां दी हैं, अलग अलग रहस्य छुपा हुआ है। तो उसमें से एक शक्ति जो है ना, वाक्य शक्ति है, एक शक्ति है जिसका नाम क्या है दोस्तों, वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति यानी मनुष्य के जीवन में बहुत सारी शक्ति है, जिसमें से एक शक्ति है वाक शक्ति। अभी जो वाक शक्ति है ना, इसी वाक शक्ति के कारण जो मनुष्य क्या करता है, बोलता है, बोल पाता है। हम बोलते हैं, हम अपनी भावना को आपको समझाते हैं, और आप बोलते हैं तो आपकी भावना हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये जो हम लोग बोलने की जो शैली है ना, और जिस शक्ति के कारण हम बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक शक्ति। ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि देखिए इस सृष्टि में ना हम लोग को वाक शक्ति, जिसके कारण हम अपनी भावना को आपको समझा सकते हैं और आपकी भावना को हम समझ सकते हैं। तो बोलने की जो शक्ति की, बोलने के लिए जो शक्ति दी गई, उसी शक्ति का नाम क्या है, वाक शक्ति। अब कवि कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि अगर हमें वाक शक्ति न होती, या फिर किसी भी जीव जंतु के पास वाक शक्ति न होती, तो क्या होता। तो समझिए क्या होता। और वाक शक्ति न होती तो हम क्या कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे, चुपचाप बैठे न जाते। यानी वाक शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि कैसी न जाती, पूरी सृष्टि जो थी, पूरी सृष्टि कैसी न जाती, गूंगी नजर आती। हमें वाक शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि कैसी नजर आती, गूंगी नजर आती। सभी लोग चुपचाप बैठे नजर आते, कोई किसी से ना बोल चाल करता है, ना कोई किसी की भावना को समझता है, ना सब आपस में मतलब गुप्त रूप से बैठा रहता, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। हाँ एक बात अलग है कि हाँ अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सुख दुख को समझने के लिए कोई दूसरी पहलू होती, प्रकृति जो थी दूसरी पहलू बनाकर जरूर देती। लेकिन कवि कहते हैं, आलोचना करते किस पे, तो वाक शक्ति पे। कल्पना करो वाक शक्ति न होती, तो वाक शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि कैसी नजर आती, गूंगी नजर आती। सभी लोग चुपचाप बैठे नजर आते, कोई किसी के सुख दुख को, किसी की भावना को नहीं समझ सकते। चलिए अब कवि कहते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो वाक शक्ति है। अब वाक शक्ति से हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो सबसे उत्तम तरीका यानी बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, कवि कहते हैं, यानी गद्यकार बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है। तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जो है ना, स्वयं से बातचीत करना, यानी अपने आप की भावना को पहचानना है। अपने अंदर जो नए नए रंग उठती है, मनोवृत्ति उठती है, नई नई जो भावनाएं है, नई नई जो इच्छाएं उठती है ना, तो अपने अंदर यानी खुद से बातचीत करना ही सबसे उत्तम बातचीत कहलाती है। सबसे उत्तम बातचीत क्या है, तो खुद से यानी स्वयं से बातचीत करना ही सबसे उत्तम बातचीत कहलाती है। इसके अलावा असल में जो बातचीत होती है, असल में जो बातचीत होती है कितने व्यक्तियों के बीच होती है,
दो व्यक्तियों के बीच। कभी कहते हैं कि ठीक है, तो सबसे अपने आप से बात करना उत्तम बातचीत है, लेकिन असल बातचीत क्या है? तो देखिए, दो व्यक्तियों में बातचीत करना ही असल बातचीत होती है। अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं ना, तो एकदम खुलकर बात करेंगे, कोई किसी से नहीं शर्माते, एकदम सत्य सत्य बात करेंगे, कोई कटौती नहीं करेंगे। तो जो असल में बातचीत होती है कितने व्यक्तियों के बीच होती है? दो व्यक्तियों के बीच होती है। लेकिन जैसे ही कोई तीसरी व्यक्ति की एंट्री होती है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और जब कोई तीसरी व्यक्ति आ जाती है ना, तो बातचीत को दिशा होती है ना, कोसों दूर की हो जाती है, यानी कई कोस दूर भाग जाती है। जैसे कल्पना करो, कोई जो है मतलब सभा और सुजालपुर की बात कर रहा है, और जैसे ही कोई तीसरे व्यक्ति एंट्री करेगा ना, तो बातचीत की दिशा के बाद समस्तीपुर मुजफ्फरपुर भाग जाएगी। इतना मतलब इतनी कोसों की अंतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक वाक्य कहा जाता है कि 6 कानों में पड़ी हुई बातें क्या हो जाती है? खुल जाती है। अर्थात जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं तो वहां पर दो व्यक्ति यानी 4 कान, और जैसे ही तीसरा व्यक्ति की एंट्री होती है यानी 6 कान। यानी जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति हमारी बातों को जानता है ना, तो चुगलाखोरी करना शुरू कर देता है। यानी ई कान से 6 कान से 12 कान, 12 कान से 14 कान, 14 से 16, 16 से 20, यानी इस प्रकार से हमारी बातें जो है ना गुप्त नहीं रह पाती, एकदम पूरा विस्तार तुरंत ही क्या होती है? फैल जाती है। तो लेखक कहते हैं कि असल में जो बातचीत होती है दो व्यक्तियों के बीच होती है, और ऐसा लेखक ही नहीं बल्कि अलग अलग वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हाँ, असल में बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है? दो व्यक्तियों के बीच होती है। चलिए, तो दो व्यक्तियों में सबसे पहले लेखक जो है दो सहेलियों की बातचीत को लेते हैं। किसकी बातचीत को? दो सहेलियों की। लेखक कहते हैं कि देखिए, जो दो सहेलियां होती है ना, दो सहेली वो जब बातचीत करेंगी ना, तो उसकी बातचीत की जो गहराइयां होती है ना, ऐसा लगेगा कि समुद्र जैसा रस उभर के आ रहा है। उसकी बातचीत सुनोगे ना, या फिर उसकी मतलब दो सहेलियों को बातचीत करते देखोगे ना, तो समुद्र जैसा रस उभरेगा, ऐसा उसकी गहराइयों भरी बात होती है। इतना मतलब मस्त बात होता है, इतना गहराइयों भरी बात होती है कि ऐसा लगता है कि समुद्र जैसा रस उभर आ रहा है। ठीक है ना? चलिए, अब दो दोस्तों की, अब दो सहेलियों की तो बात हो गई, अब दो बूढ़ियों की बात को लेकर कहते हैं कि देखिए, दो सहेली की तो बातचीत हो गया, अब यही सहेली फिर आगे चल के बुढ़िया बन जाएगी। तो अब इसी की जो प्रवृत्ति चल रही है, देखिए ध्यान से देखिए, अब जो अभी सहेली तो अभी की बात है, जो समुद्र जैसा रस उभरेगा, इतनी गहराइया की बात होगी। लेकिन जब यही बुढ़िया होगी ना, तो दो बुढ़ियों की बातचीत को लेकर कहते हैं कि जो दो बुढ़िया की बातचीत होती है ना, वो अपने अपने बेटे और पतोहू से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? बेटे और पतोहू से। देखिए, एक बुढ़िया रहेगी तो कहेगी कि हमर पुतो बढ़िया सुंदर है, तो दूसरी बुढ़िया कहेगी हमरो पुतो बढ़िया सुंदर है, हमरे पुतो जैसा कोई दूसरा सुंदर है ही नहीं। यानी दोनों अपन अपन बेटा और पुतोही की क्या करती है? चर्चा करती है। अन्ना तो बस दो बुढ़िया बैठ जाए, फुसुर फुसुर चालू एकदम। हाँ, फुसुर फुसुर मतलब एकदम धीरे धीरे हाथ बार बार के चालू, ऐसे इशारा में बात करेगा तो इसे कोई समझ ही नहीं सकता। तो वो बातचीत नहीं होता है उस समय अपनी पड़ोसी की चुगलखोरी होती है। जब दो बुढ़िया हो तो या तो अपने बेटे पुतों का क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। लेकिन जब अपने बेटे पुतों का तारीफ नहीं करेंगे, समझ जाइए हाथ भाजपा की बात हो रहा है, तो समझ जाइए निश्चिंत है, क्योंकि पड़ोसी की क्या कर रही है? चुगलखोरी कर रही है। चलिए, अभी तो दो बुढ़ियों की बातचीत हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि दो बूढ़े होते हैं, दो बूढ़े होते हैं, बूढ़े जो होते हैं ना, दो बूढ़े। अब दो बुढ़ियों की बातचीत हो गया बेटे पतोह से, अब दो बुढ़े की बातचीत को लेते हैं। तो दो बुढ़े की जो बातचीत होगी ना, वो दो बुढ़े की बातचीत होगी जो अपने अपने बचपना से लेकर के होगी कि दोस्त देखो, हम लोग बचपन में थे तो हम लोग के समय कैसा समाज था, कैसा पर्यावरण था, यानी बचपना संबंधी अपने बचपना को याद करके वो सब क्या करेंगे? पछतावा को महसूस करेंगे। ठीक है? या फिर हाथ में पेपर लिए हुए रहेंगे और पेपर लेकर के राजनीति की बात करेंगे, पढ़ते रहेंगे, राजनीति की बात करते रहेंगे। तो दो बुढ़ों की बातचीत समझ में आएगा ना किससे संबंधित होती है? तो या तो अपने क्या करेंगे? अपने बचपना से संबंधित होगी। दो बुढ़े की बातचीत किससे होगी? तो अपने बचपना से संबंधित या फिर राजनीति से संबंधित। तो ये तो हो गया दो बुढ़े की बातचीत। चलिए, अब दो लड़कों की बातचीत को लेते हैं। लड़कों यानी दो लड़के जो होते हैं, मतलब लड़का है दो, अब दो लड़का की बातचीत, असल बातचीत सब कर रहा था, दो लड़कों की बातचीत को भी ले लेते हैं। कभी कहते हैं कि जो दो लड़के होते हैं ना, आपस में बातचीत करेंगे। अगर मानो, कल्पना करो, जो दोनों लड़की है और दोनों लड़के आपस में, मान के चलो कोई खिलाड़ी हो, किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हो, और वो खिलाड़ी है ना, तो दोनों लड़के अपने अपने तारीफ की चर्चा करेगा। हम ऐसा कोई खेलता है, हम 4 बॉल में 6 छक्का मार देते हैं, है ना? तो दोनों लड़की मतलब अपने अपने क्या करेंगे? खेलने से संबंधित, यानी अपनी अपनी तारीफ करेंगे। अगर मान के चलिए लड़का पढ़ने में खूब तेज रहा, एकदम बहुत तेज रहा, तो दूसरा का गिनती नहीं करेगा। हमारे सामने कोई है, हमारे सामने कोई नहीं, हम अपने आप में मतलब टॉप चंद महाराज जी बैठे हुए हैं, अगर वो सवाल पूछ दीजिए तो क्या करेगा? मुंह बांधेगा। तो वैसे वैसे ही लड़के होते हैं। चलिए, अगर मान के चले कोई बुद्धू है, एकदम बता लेगा, मुंह बना के रहता है, तो बुद्धू लड़का हो गया। तो वैसा ही लड़का है जो सुस्त स्वभाव का बुद्धू लड़का हो, तो उसका भी बातचीत किससे होगा? तो वो बातचीत नहीं करता, उसकी जो बातचीत होगी ना, बस उसकी एक ही भावना रहेगी। पूरे स्कूल में गधों से गधे बच्चा होगा कि नहीं, हमारे से तेज है। जो बुर्बक है खुद सबको तेज समझना शुरू कर देगा, यानी सबको गुरु मानना शुरू कर देता है। तो ये हो गया किसका? दो लड़कों की बातचीत हो गया दोस्तों। चलिए, अब दो लड़के की तो बातचीत तो हम लोग देख लिए। अब हम तो दो ही लोगों के बीच में भी बातचीत देख रहे हैं। अब कवि कहते हैं कि देखिए, दो लोगों की बातचीत हो गया,
अब कवि कहते तो ये जो है वाक शक्ति के कारण असल बातचीत हो रही है। अगर कल्पना करो वाक शक्ति न होती तो सृष्टि तक गूंगी नजर आती। इसका एक एग्जांपल देते हुए लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। जिसका नाम क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो। यह जो था ना 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक कहाँ रहा था? जंगलों में, जंगली जानवरों के बीच। जंगली जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली, हाँ कुत्ता बिल्ली, जंगली जानवरों के बीच कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली। ये जो था 16 वर्षों तक जंगली जानवर कुत्ता बिल्ली के साथ रहा था। 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा, उसकी बोली नहीं सुनी। लेकिन 16 वर्षों के उपरांत जब यह जंगल से बाहर निकला ना, एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्राइडे। व्यक्ति का नाम क्या था? फ्राइडे। इसी फ्राइडे के मुख से सबसे पहली बार उसने क्या किया था? बोली सुना था। बोली, मनुष्य का बोली सुना था। तब वो सोचा कि अच्छा मनुष्य नाम का भी कोई चीज होता है, वो भी कुछ बोलता है ना। तो वो जो था ना जानवरों की वाक शक्ति सीख गया था। जानवरों के बीच रहते रहते जानवरों की वाक शक्ति सीख गया था। तो इसीलिए कहा जाता है आप जैसे परिवेश में रहोगे वैसा ही आप बनोगे, वैसा ही आप शिक्षा लोगे, वैसा ही आपकी गुण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया क्या चीज? दो लोगों के बीच की बातचीत में, और रॉबिन्सन क्रूसो की चर्चा कर ली हम लोग। चलिए अब कहते हैं कि दो लोगों की बातचीत होती है क्या? दो से अधिक लोगों की बातचीत नहीं होती है? होती है, जरूर होती है। अब कल्पना करो दो लोग हैं, तो दो लोग की बातचीत असल में हो गए। लेकिन दो वैज्ञानिक है, जैसे एक वैज्ञानिक का नाम है बेन जॉनसन। एक वैज्ञानिक का नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहते हैं कि असल में बातचीत जो होता है वो दो ही व्यक्तियों के बीच होता है। अर्थात दो व्यक्ति जब बोलते हैं ना आपस में, तब बोलने से ही व्यक्ति का रूप के साक्षात्कार होता है। तो पूछेगा बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के बारे में क्या मत है? तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं, उसकी भावनाएं, उसकी जो आंतरिक भावनाएं होती है वो हमें स्पष्ट नहीं होता है, उसके रूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बेन जॉनसन के अनुसार। अब एक व्यक्ति और है जिसका नाम है एडिसन। एडिसन, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि एडिसन के अनुसार बातचीत क्या होता है। तो एडिसन के अनुसार असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। अर्थात जब दो व्यक्ति होता है ना, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने क्या करते हैं? खोलते हैं, एकदम गहराई से बात करेगा। तो जब दो व्यक्ति होती है तभी अपने क्या करेंगे? अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलेंगे। लेकिन जैसा ही कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है तो बातचीत की दशा क्या होती है? काफी कोसों दूर की हो जाती है। तो ये थी दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत। चलिए अब दो व्यक्तियों से अधिक की बातचीत को जानते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हाँ, दो व्यक्तियों से अधिक में भी बातचीत होती है। जैसे कल्पना करो 3 व्यक्ति हो गया, 4 व्यक्ति हो गया, तो 3 व्यक्ति तक की बातचीत जो होती है सामान्य तौर पर होती है, यानी 6 खानों में बड़ी बातें खुल जाती है। लेकिन 3 से अधिक जैसे ही 4 लोग होंगे, कितने लोग होंगे? 4 लोग। अब 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो 4 लोग या तो हो सकते हैं पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं या फिर अनपढ़ भी हो सकते हैं। तो 4 लोग और पढ़े लिखे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत नहीं कहलाएगी। बातचीत केवल 2 लोगों में कहलाएगी। और 4 लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राम रमोगल। क्या कहते हैं? राम रमोगल। ध्यान रखिएगा, 4 लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? राम रमोगल। तो राम रमोगल का क्या अर्थ है, या फिर राम रमोगल क्या होता है? तो 4 या उससे अधिक लोगों की बातचीत को क्या बोलते हैं हम लोग? राम रमोगल। और 4 या उससे अधिक लोगों की बातचीत हमें क्या कहते हैं? राम रमोगल। ये शिक्षित लोगों की बातचीत हो गई। लेकिन अब अनपढ़ लोग सब भी होते, बहुत सारे अनपढ़ लोग सब भी होंगे, वो भी क्या करते हैं? बैठ कर गप्पा सप्पा मारते रहते हैं। तो याद रखिएगा, अनपढ़ लोगों की बातचीत पूछेगा कि अनपढ़ लोग की बातचीत को क्या कहते हैं? तो बातचीत नहीं करता, बतकही ही करता है। देखिएगा दोस्तों, अनपढ़ लोग जब बातचीत करेगा ना, तो बातचीत करते 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 ऐसा गर्मा जाने लगा कि मारपीट कर लेगा। अभी एकदम तमसा तमसी हो गया, एकदम लगता है मारपीट हो गया, फिर तुरंत एकदम गाली गिला सब कर लेता है। आतंका देर बाद हो भाजी खैनी लावा, हो नागा भाई खैनी लावा, यानी मतलब मारपीट करते करते, मतलब बातचीत करते करते तमसा तमसी ऐसा उसका का मारपीट होता लगा कि झगड़ा हो गया। अब तुरंत क्या होगा? खैनी मांगा मंगल, एकदम फिर सब वही बात है, फिर से वही सब चाय पी रहा है, सब जो करना है बात कर रहा है, फिर से वही कल भी वही चल रहा होगा। यानी अनपढ़ लोग की जो बातचीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। तो लेखक और अन्य लोगों की ये बातचीत के बारे में संबंध थी। अब देखिए, तो बातचीत हम लोग के अंदर शक्ति वाक शक्ति के कारण करते हैं। अब देखिए, तो दुनिया में जितना भी देश है सभी देश में रहने वाले लोगों में, जीव जंतुओं में बातचीत होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। तो होती है ना। तो देखिए, अब लेखक कहते हैं कि बातचीत तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन बातचीत का भी एक उन्नत तरीका होता है। तो लेखक कहते हैं, इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यूरोप के जो लोग होते हैं ना, यूरोपीय महादेश के जो लोग सब होते हैं, उसके अंदर बातचीत करने की सबसे महत्वपूर्ण कला प्रवृत्ति पाई जाती है। हम लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, तो ध्यान रखिए दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की कला प्रवृत्ति है, अर्थात ये यूरोप के लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो दोस्तों, ये थी इस पाठ का पूरा सारांश। ये थी इस पाठ में जो चीज बताया गया मैंने आपको पूरी बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आप हिंदी का चाहे संस्कृत का वर्ग 10वीं के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।